दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज चैनल पीपुल बिल। आज शरद यादव की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 2023 में उनका निधन हो गया था। उसके पहले मोदी सरकार की निरंकुशता को सशक्त ढंग से चुनौती देने के लिए वो विपक्षी एकजुटता के प्रयास में लगे हुए थे और विपक्षी नेता भी उनमें अपनी आस्था जता रहे थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी कांग्रेस के नेता भी यानी राहुल गांधी भी शरद यादव के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने की भावना उस समय जता रहे थे। लेकिन शरद यादव उनका उनका इसी बीच में निधन हो गया, तो एक तात्कालिक तौर पर उस समय उनका विपक्ष को एक झटका लगा था। लेकिन आज हम शरद यादव की राजनीति का मूल्यांकन नहीं करने के लिए यहाँ नहीं बैठे। शरद यादव हमारे लिए एक वो जो एक तरह से उनको सामने रखे हम राजनीति की कुछ प्रवृत्तियों की चर्चा करना चाहते हैं कि आखिर जो सामाजिक न्याय की राजनीति है, जब देश में आज़ादी मिलने के बाद में जब लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया, तो ये था कि उस समय उम्मीद ये की गई थी कि लोकतांत्रिक राजनीति का और वर्ण व्यवस्था का कोई मेल नहीं है, इसलिए सामाजिक न्याय की राजनीति को लोकतंत्र में कामयाब हो जाएगी और बहुत जल्दी ही मौका आ जाएगा जब वर्ण व्यवस्था अप्रासंगिक हो चुकी होगी और एक समानता पर आधारित एक नागरिक समाज देश में उभर जाएगा। लेकिन तमाम सामाजिक न्याय की राजनीति से तमाम वे लोग जुड़े जिनको नायक का दर्जा मिला, जिनमें शरद यादव भी शामिल थे। लेकिन सामाजिक न्याय की राजनीति आज भी उसका राग चाहे जितना आलापा जा रहा हो, लेकिन आज भी जो है वो अपनी तार्किक परिणति पर नहीं पहुंच पाई है। सामाजिक तौर पर आज भी देश में यथास्थिति कायम है। आज भी वर्ण व्यवस्था का, जातिगत भेदभाव का, उत्पीड़न का और अन्याय का बोलबाला जारी है। और जो लोग इसको झुठलाने का प्रयास करते, कुछ अपवाद के तौर पे कुछ उदाहरण को सामने लाकर और कुछ जो है पुराने ऋषि मुनियों का जिन्होंने या पुराने कुछ जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें से कुछ उदाहरण छांट के लाते, उनसे ये साबित करने की कोशिश करते कि हमारे तो जो मनीषी रहे हैं, हम हिंदू समाज में तो, भारतीय समाज में तो सिया राम में सब जग जाने की बात कही गई है, उसमें तो कहीं भेदभाव जातिगत की बात ही नहीं है। और अगर रही भी होगी तो वो जो है अब तो पूरी तरीके से वो भेदभाव समाप्त हो चुका है। और अब जो है भेदभाव के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो मुद्दे जातवादी मानसिकता से ग्रसित राजनीतिक लोग उठा रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि हमारे यहाँ तो बड़ी सामाजिक एकता थी और राजनीति ने जो है यहाँ जातिवाद का जहर इसमें फैला दिया है। लेकिन ये इस ढंग की दलील है, धूर्तता के अलावा कुछ नहीं है। आज भी हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में एक उदाहरण सामने आया जहाँ पर एक दलित एक मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ के सवर्ण उनको रोक रहे थे। जब वो दलित अदालतों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया तो अदालत ने कहा कि किसी को भी जो उसी धर्म का अंग है उसे भगवान के दर्शन से या मंदिर के प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। और इसके बाद में जब एक तिथि तय हुई कि इस दिन दलित मंदिर में प्रवेश करेंगे, तो वहाँ के सवर्णों ने जो है वो सारी मूर्तियाँ जो भगवान की थी वो वहाँ से हटवा ली और उन्होंने कहा कि अब खाली मंदिर में दलित खूब टहलें। तो दलितों के प्रति जो तिरस्कार भाव, जो हमारी तथाकथित जो धार्मिक जो आग्रह है, जो वो मतलब उस तिरस्कार भाव
उस तिरस्कार ग्रंथि को जताते हैं दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, तो उसका एक नमूना अभी हाल में ही सामने आया है। दमोह में एक दलितों के साथ अत्याचार की घटना हुई, और ये तो देखा ही जा रहा है कि दलितों को और जो है पिछड़ों को उच्च पद देना एक तरह से ये पाप मानने की जो ग्रंथि उस विकृत धार्मिकता के कारण एक हमारे समाज में व्याप्त है कई लोगों के दिमागों में, और वो उन्हें सत्ता में आने का अवसर मिल गया है, तो वो वही तो आज उसी का एक परिणाम है कि वो लोग इस पाप से बचने के लिए अगर आज दलित IAS IPS, पिछड़े IAS IPS को जो महत्वपूर्ण पोस्टिंग है वो देने में जो है वो देने में बहुत संकोच बरत रहे। नाम मात्र की पोस्टिंग उनको दी जा रही है, उनके साथ में उनकी संख्या के मुताबिक जितनी भागीदारी उनकी होनी चाहिए समावेशी प्रशासन के बतौर, वो भागीदारी आज कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही है। आज ये सवाल उठता है कि क्यों है ऐसा कि जो भारत सरकार को चलाने वाले जो 90 सचिव हैं उनमें से केवल 3 ही OBC के हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों है कि केवल सांकेतिक तौर पर दलित और पिछड़े वर्ग के अधिकारी DM SP और थानेदार और SDM और तहसीलदार बन पा रहे, और ये जो है इसका कोई जवाब नहीं दिया जाता, और ये इस नीति को और जोर शोर से आगे भेदभाव की इस नीति को और जोर शोर से आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो ये जताता है कि सामाजिक न्याय की राजनीति की अभी भी बहुत ज़रूरत है। तो सामाजिक न्याय की राजनीति के एक अलंबरदारों में से, हालांकि अलंबरदारों में से शरद यादव भी थे। अब शरद यादव का अगर मूल्यांकन किया जाए कि शरद यादव ने कहाँ तक इस राजनीति के साथ में न्याय किया, तो हम देखते हैं कि शरद यादव जब जनता दल बना तो शरद यादव को पर्यवेक्षक बनाया गया था बिहार में नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए पर्यवेक्षक बना के भेजा गया था। तब पर्यवेक्षक बना के तो उस समय उसके पहले उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी यादव मुख्यमंत्री बन चुके थे। तो जो लोहियावाद का तकाजा ये था, पहले तो उत्तर प्रदेश में ही सबसे पहले किसी दलित मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं बना तो जितनी वर्ण से पीड़ित जो जातियाँ हैं और उनमें दलित जातियाँ ज़्यादा पीड़ित हैं, तो शरद यादव को ये करना चाहिए था बिहार में पर्यवेक्षक के तौर पे कि रामसुंदर दास अनुभवी नेता भी थे, तो उसमें तो सत्ता चलाने का लालू प्रसाद जी को तो कोई अनुभव था नहीं, लेकिन वो जातिवादी मानसिकता पर उतर आए और उन्होंने जो है वहाँ पे जो केंद्रीय नेतृत्व था जनता दल का, उसकी मंशा ये होते हुए भी कि एक जगह अब पिछला मुख्यमंत्री बन गया है तो एक बड़े राज्य में दलित मुख्यमंत्री बन जाए, इस मंशा को दरकिनार करके और उन्होंने वहाँ पर भी जो है लालू प्रसाद यादव को केवल जातिवाद के नाते चुनवा दिया। और शरद यादव भी पूरी राजनीति में ये उनका एक ये इनकी जातिवादी सोच झलकती है, और ये इस जातिवादी सोच को अपने मन में रखते हुए और ये कहा जाए कि हम कोई ये दावा करे कि वो जो है वर्ण व्यवस्था को निर्मूल कर देगा, तो उससे बड़ी लफाजी कोई हो नहीं सकती। और शरद यादव अपनी उससे उबर नहीं पाए थे, अपनी इस कमजोरी जातिवाद की अपनी कमजोरी से उबर नहीं पाए थे, तो वो करते रहे। फिर उन्होंने दूसरा कि उनको जो राजनीति में एक बड़ी ख्याति मिली थी, वो एक धर्मनिरपेक्षता के अलंबरदार के रूप में एक बड़ी ख्याति मिली थी। दोहरी सदस्यता के मामले पर जो जनता पार्टी में वो हल्ला हुआ था, जिसकी वजह से जनता पार्टी का सरकार का असमय पतन हो गया था, और 2.5 वर्ष के बाद ही वो कांग्रेस जिसको जो जनता के बीच में 1977 में बहुत बड़ी खलनायक बन चुकी थी, उसको फिर सत्ता में आने का अवसर मिल गया था। तो अगर ये था कि अगर उसमें उसके साथ में भी संबंध रखा जा सकता है RSS की विचारधारा को मानने
वालों के साथ में भी, संघ की शाखाओं के साथ में जाने वालों के साथ में भी संबंध रखा जाता है, रखा जा सकता है। अगर शरद यादव इस सोच के हामी थे तो फिर उनको जो है दोहरी सदस्यता के मुद्दे में के मुद्दे पर जॉर्ज फर्नांडिस का साथ नहीं देना चाहिए था। फिर तो उनको ये काम करना चाहिए था कि वो उसी समय उस सरकार को कंटिन्यू रहने देते, उसको 5 साल पूरे करने देते। हो सकता है कि स्थायी तौर से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाती और उसके बाद में फिर एक सुंदर सा, एक सच्ची लोकतांत्रिक निष्ठा रखने वाला, लोकतंत्र की ऊंची परंपराएं कायम करने वाला एक जो है विकल्प उभरता। उस अगर जनता पार्टी का मुकाबला भी करना था, लेकिन कांग्रेस जिसने जो तमाम सारी राजनीतिक कुरीतियों की आरोपी बन चुकी थी, वो तो जो है वो तो एक एक स्थायी तौर से सत्ता से बाहर हो जाती और फिर लोकतंत्र हो सकता कि बेहतर तरीके से अब पटरी पर चलता दिखाई देता। लेकिन उस समय तो उन्होंने उस जनता पार्टी का वो जनता पार्टी की सरकार का के पतन के पाप में भागीदार बन गए थे। उस समय तो उनकी हमने कहा कि जब वो हाल 1975 में जीते थे तो वो उम्र के नाते और वो जो उनको देश भर में जो प्रशंसा मिली थी उसके नाते वो जो है उस समय तक तो वो भावनात्मक थे, उनके अंदर एक जज्बा था, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहे थे। इंदिरा गांधी ने जब 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया था तो उस समय पे मधुलिमय और के साथ साथ शरद यादव ने भी लोकसभा का से इस्तीफा दिया था। तो उस समय की उनकी जो अपने फैसले थे, उस समय उनके वो जो है सिद्धांतों के लिए त्याग करने का जो जज्बा उनके अंदर था, वो तो उस समय की उनके उदाहरण को लेके उस समय की उनकी राजनीति का को उदाहरण रख के सामने रख के और फिर बात की उनकी जो पतित राजनीति है उसको जस्टिफाई किया जाएगा। तो ये तो जो है ये ईमानदारी की बात, ये विश्लेषण में ईमानदारी की बात नहीं होगी, लेकिन ऐसा ही किया जाता है। और ये है कि आज मोदी के राज्य में तो गोदी मीडिया एक विशेषण ही प्रचलित हो गया, यानी इसमें तो जो है सरकार द्वारा, सत्ता पक्ष द्वारा जो है वो मीडिया को मैनेज करने का काम पराकाष्ठा पे पहुंच गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके पहले अखबार मैनेज नहीं होते थे, उस समय कुछ व्यक्ति करते थे अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे तो अखबार वाले, प्रमुख अखबार वाले उनसे इतने आसक्त रहते थे, वो चाय पिलवा दिया करते थे, वो सम्मान कर दिया करते थे। उस समय पैसे का तो बोलबाला नहीं था कि वो जो है वो वस्तुस्थिति से अलग हटके और उनका महिमा वर्णन करने में जुटे रहते थे। जैसे चंद्रशेखर जी ने प्रधानमंत्री के रूप में 4 महीने बिताए उनको, तो उन्होंने 4 महीने में मीडिया की अगर निगाह से देखें तो ऐसे प्रस्तुत किया गया कि ये लगता था कि नहीं, चंद्रशेखर का ये दावा सही है कि 40 साल बनाम 4 साल का जो उन्होंने दावा, 4 महीने का जो उन्होंने नारा दिया था कि केवल 4 महीने में हमने उतना अच्छा काम कर दिया जो 40 साल में कांग्रेस ने नहीं किया था। तो मीडिया ने इस नारे को और ज़्यादा बल देने का काम किया, इस नारे को इस नारे की विश्वसनीयता स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन समाज ने चंद्रशेखर का मूल्यांकन किस रूप में किया? उसने चंद्रशेखर का मूल्यांकन उस समाज में के द्वारा, जनता के द्वारा इस रूप में किया गया कि उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपनी प्रधानमंत्री बनने की, एक बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त करने की लोलुपता के लिए पूरी उस राजनीति का जो एक बहुत ही परिवर्तनकारी, जिसके जरिए जो एक बहुत ही परिवर्तनकारी साबित होने वाली थी, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो उसने तो चंद्रशेखर जी को बहुत, जिसको मीडिया की निगाह में, जो मीडिया की नज़र से देखे तो चंद्रशेखर जी आज भी वो 4 महीने के लिए महानायक दिखाई देते। लेकिन अगर जनता के तौर पर देखें, अगर जनता की निगाह से देखें, समाज की निगाह से देखें, तो
उसने तो बहुत बहुत मतलब वो तो उसने तो चंद्रशेखर में उसको बहुत बड़ा खलनायक नजर आया। और चंद्रशेखर में इसलिए उसने चंद्रशेखर को जो चुनाव हुआ 1991 का, उसमें चंद्रशेखर को इसी कारण से जनता ने इतना अधिक दंड इतना इतना ज़्यादा उनको दंडित किया कि खुद के उनके भी जीतने के लाले पड़ गए थे। कि अगर 5 मंत्री बलिया से मुलायम सिंह ने अपने मंत्रिमंडल में न बनाए होते, जिन्होंने बूथ कैप्चरिंग करने में चंद्रशेखर के लिए बड़ा योगदान दिया, तो चंद्रशेखर खुद भी बलिया से हार गए होते। और बाकी तो 5 सांसद समाजवादी जनता पार्टी की यानी चंद्रशेखर की पार्टी के उस वक्त जीते थे, उनमें से एक भी चंद्रशेखर के नाम और काम पर नहीं जीता। क्या एच.डी. देवगौड़ा को ये माना जाए, एच.डी. देवगौड़ा उस समय जीते थे लोकसभा के लिए, क्या उनको ये माना जाए कि उनको चंद्रशेखर के नाम का और काम का प्रताप उनके काम आया हुआ? वो तो अपनी दम पे कर्नाटक में के लोकप्रिय नेता थे, इसलिए अपनी दम पे जीते। राम सागर रावत बाराबंकी से जीते। कोई ये कह सकता है कि जो उस समय की राजनीति के जो जानकार हैं उनमें से कोई बात प्रमाणित कर सकता है कि वो चंद्रशेखर के नाम और काम से जीते? राम सागर रावत उस समय बाराबंकी में कुर्मी समाज के बेताज बादशाह थे बेनी प्रसाद वर्मा, और चूंकि बाराबंकी की सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित थी तो उनका आदमी खड़ा होता था और उसको एक तरफा कुर्मी वोट मिलते थे, तो वही उन्हीं की मर्जी से तय होता था कि कौन लोकसभा में चुन के पहुँचेगा। तो राम सागर रावत भी वहाँ जो जीते, उसमें भी चंद्रशेखर का कोई योगदान नहीं समझा जा सकता, चंद्रशेखर का कोई प्रताप नहीं समझा जा सकता। एक इटावा से सांसद जीते थे साकी जी, तो अब इटावा में चंद्रशेखर की क्या जरूरत थी? इटावा में तो मुलायम सिंह ने उस समय इटावा की राजनीति में अपने आप को इतना प्रभावी कर लिया था कि इटावा के तो पूरे राजनीतिक फैसले उनके, जब तक वो रहे मुलायम सिंह जी, उन्हीं की मर्जी से होते रहे। तो इसलिए इटावा का सांसद में भी चंद्रशेखर जी का कोई योगदान नहीं था। तो आखिर चंद्रशेखर जी ने जब आप इतने बड़े महानायक अपने काम से हो गए थे, उनके इतने श्रेष्ठ काम थे 4 महीने की उनकी सरकार के, तो फिर जनता ने उनके प्रति इतनी हकारत क्यों दिखाई? मीडिया को अपने इस गलत मूल्यांकन के लिए अफसोस होना चाहिए आज कि आखिर अगर उनके अंदर एक उनके विश्लेषण अगर वास्तविकता से दूर रहते हैं तो फिर उनका जो है ऐसे लोगों का मीडिया में काम करने का औचित्य क्या है? ये उन पत्रकारों को जिन्होंने चंद्रशेखर का इतना मनोरंजन किया, ये उन पत्रकारों को इस बार गिलानी महसूस होनी चाहिए और सवाल का जवाब देना, सवाल का उनको जवाब तलाशना चाहिए, अपने अंदर इस सवाल के लिए झांकना चाहिए। अरे चले वो सत्ता से बाहर हो जाते, वो बात एक अलग होती, लेकिन वो जो है उनके उतने नाम मात्र की सीटें, और दूसरी तरफ जिस जनता दल के और जिन वीपी सिंह के हाथ धोकर पीछे पड़े हुए थे अखबार, उन वीपी सिंह के को तो फिर भी अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा सीटें 1991 में भी मिल गई थी, जबकि उनको उनके वो जो आत्मदाह के मंडल आयोग के बाद में आत्मदाह की घटनाएं छात्रों की हुई थी, उसके आधार पर उनके खिलाफ कितनी घृणा जगाने की कोशिश की गई थी। यहाँ ये था कि वीपी सिंह के अपने क्षेत्र में इलाहाबाद में, वहाँ तो सरोज दुबे, तीनों इलाहाबाद की सीटें थी, तीनों जनता दल ने जीत ली थी। वहाँ सरोज दुबे जो जिनके पति बिहार में मुख्य सचिव थे, और वो दुबे थी, और मंडल की राजनीति के आधार पर वो जीती थी, लेकिन एक सवर्ण होते हुए भी वो जीती थी, क्योंकि वो जो जनता दल से जो आ रहा था उसे पिछड़ी जातियों के लोग वोट दे रहे थे। और उस समय ये कहा जाता था, और ये विश्लेषण ठीक लगता है कि राजीव गांधी की हत्या होने के पहले, राजीव गांधी की शहादत होने के पहले जो चुनाव नतीजे थे उसमें तो जनता दल बहुत आगे था, लेकिन अगर राजीव गांधी की शहादत न हुई होती तो हो सकता है कि दूसरी बार जनता दल ही सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर के सामने आता। लेकिन वो ये हुआ कि राजीव गांधी की हत्या हुई, तो इसके बाद के जो
परिणाम आए उसमें कांग्रेस को अपनी स्थिति संभालने का मौका मिल गया। जैसे तमिलनाडु में एक तरफा जीत होने जा रही थी, द्रमुक की जो जनता दल की सहयोगी पार्टी थी, जो रामो बामो का अंग थी, अब वहाँ पे पूरी की पूरी सीटें कांग्रेस की मिल गई। और वो राजीव गांधी की शहादत के बाद की स्थितियों का नतीजा था, वरना वहाँ पे भी जनता दल जीतने जा रहा था। तो आखिर उन्होंने अपने पूर्वाग्रह से अखबारों ने काम क्यों किया, मीडिया ने उस समय अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर काम क्यों किया। ये तो जो कहा जाता है कि मीडिया सच्चाई का आईना दिखाती है, तो सच्चाई का आईना दिखाने वाली बात हो ही नहीं। ऐसी तो मीडिया कोई एक समाज को अपनी भूमिका के साथ उसकी भूमिका कभी भी सराहना के काबिल हो ही नहीं सकती, जो अपने वर्ग हित के मुताबिक और विश्लेषण लोगों को विश्लेषण करे, जनता को गुमराह करने की कोशिश करे, और वो जो है और उसका विश्लेषण जनता जो है दो कौड़ी का समझ के और एक कूड़ेदान में फेंक डाले। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। शरद यादव के साथ में भी ये रहा कि शरद यादव ने भी समझ लिया था कि वो राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने में मीडिया की कितनी महत्वपूर्ण जो है भूमिका होती है। तो इसलिए उन्होंने भी मीडिया के साथ में निजी तौर पर बड़े अच्छे संबंध बना रखे थे। तो इसलिए उनको भी जो है उन्हें भी जो उन्होंने जो काम उनको भी एक तरह से एक मसीहा के तौर पर मीडिया ने प्रस्तुत करने की कोशिश की। और जो हम शरद यादव का जिक्र कर रहे थे कि एक बार तो उन्होंने, जब जनता पार्टी को नहीं टूटना चाहिए था, जब धैर्य दिखाना चाहिए था, स्थितियों का तकाजा ये था कि जनता पार्टी को, जब ये जानते हुए भी आपने जनसंघ को जनता पार्टी में आप विलय कराया था कि ये जनसंघ के लोग आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं, तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं था कि 77 या 1980 में आप दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर और जो है उनका उनको लताड़ने की कोशिश करते और बात को जनता पार्टी के विघटन की हद तक, जनता पार्टी सरकार के विघटन की हद तक बढ़ा देते। ये काम आपको नहीं करना चाहिए था। और अगर आप ये समझते, अगर आप फिर भी मान लीजिए कि 77 में उस समय पे कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने की बात थी, इसलिए आपने कर लिया था, तो आपने मान लिया था। और लेकिन 80 में आपके अंदर वो चीज़ रही कि नहीं, संघ जो है वो सांप्रदायिक राजनीति करता है, इसलिए जो दोहरी सदस्यता रखेगा उसको हम उसके साथ में हम अब जो है राजनीति नहीं करेंगे। तो फिर आपको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन का अंक नहीं बनना चाहिए था। और शरद यादव को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शामिल नहीं होना चाहिए था। क्या उस समय पे में भारतीय जनता पार्टी ने शरद यादव को अपने पाले में लाने के लिए, और क्या उस समय ये माना था कि हम संघ में नहीं जाएंगे, आप भैया आप हमारे साथ में आ जाओ, और आपकी अड़चन दूर करने के लिए हम संघ से रिश्ता तोड़ने की कसम खाते। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। संघ से फिर उन्होंने अनदेखा कर दिया। तो अब इसे सैद्धांतिक विचलन नहीं कहा जाएगा क्या? उन्होंने अपने आप को ये था कि इसी जो पर्सनल कैरियरिज्म है, इसको ध्यान में रखकर राजनीति करने की जो उनकी प्रवृत्ति जो सामने आई थी, उसी को लेके उस समय जब मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद में लागू होने के बाद में जब संसद में विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा प्रस्तुत विश्वास मत को लेकर बहस हो रही थी लोकसभा में, तो उस समय इसी के दृष्टिगत देवीलाल ने उन पर बड़ा एक बहुत ही करारा प्रहार किया था, जिसका जवाब देते शरद यादव के मुँह से जिसका जवाब देते नहीं बना था शरद यादव को। उन्होंने कहा था कि जो जिस व्यक्ति के पास अपने पहनने के कपड़े नहीं थे, उसे मैंने कपड़ा मंत्री बनाया, और वो आज जो है
हम हमें ही हमारी हमारी राजनीति में चरा घोंप कर और ये एक विश्वासघात कर रहा है, ये उन्होंने कहा था। और उसका वो जवाब नहीं दे पाए थे। अब उस समय जब तक बीपी सिंह बीपी सिंह की एक नायक के रूप में पिछड़ों में और दलितों में पूजा हो रही थी, तो उस समय तो एक तरह से उनको गर्व होता था कि बीपी सिंह ने उन्हें और रामविलास पासवान को अपना प्रमुख सलाह बना रखा है। उस समय तो इस बात से वो बहुत अभिभूत थे। लेकिन जब बीपी सिंह ने अपने आप को, जब ये तय हो गया कि बीपी सिंह अब राजनीति में नहीं आएंगे, तो फिर उन्होंने अपना कद बीपी सिंह से भी ऊपर ले जाने के लिए और ये कहना शुरू कर दिया कि मेरे दम, और उनके समर्थक पत्रकार भी इस बात को प्रचारित कर रहे कि जो है वो बीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट जो लागू की, उसके पीछे शरद यादव का दबाव था। अब ये कितनी बड़ी लफाजी है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि हो सकता है कि बीपी सिंह शुरू में सामाजिक न्याय की राजनीति को उन्होंने ना समझ पाया हो, उसकी ज़रूरत हो, उसकी उपयोगिता को उन्होंने ना समझ पाया हो, लेकिन उसके महत्व को ना समझ पाया हो। लेकिन उन्होंने जनता दल बनते और उससे जब कांग्रेस से जो टक्कर ली, तो वो तो उनके मन में तो उस समय उनके मन में एक तरह से बोधि ज्ञान जैसा हुआ कि वो एक यथास्थितिवादियों से एक टक्कर ले रहे। वो कांग्रेस एक नाम है उसका, लेकिन यथास्थितिवादियों से टक्कर ले रहे हैं और यथास्थितिवादियों को जो है परास्त करके और एक समाज में एक नया परिवर्तन लाने से ही वो जो है वो जो कांग्रेस को सत्ता में बेदखल करने की जो राजनीति कर रहे, उसकी कुछ सार्थकता होगी। तो जो राजनीति उन्होंने की है कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने की और एक वैकल्पिक राजनीति को स्थापित करने का जो उन्होंने काम किया, तो वो तभी विश्वसनीय होगा जब परिवर्तनकारी मोड़ पर और परिवर्तनकारी मंजिल पर जब वो पूरे भारतीय समाज को और भारतीय राजनीति को ले जाएंगे। तो अब उस समय उनको ये जो है वो बाबा साहब के विचारों की वास्तविकता, बाबा साहब के विचारों में न्याय के जबरदस्त पुट का एहसास उन्होंने उस समय हुआ। तो इसीलिए उन्होंने जब जनता दल की सरकार बनी थी, इसीलिए उन्होंने जो है जब यहाँ पे पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री बन गया उत्तर प्रदेश में, तो उस जो वंचित जातियाँ हैं उनको जो है सत्ता के केंद्र में लाने का जो एक चक्र था, उसका व्रत पूरा करने के लिए इसी कारण से उन्होंने पैरवी की थी कि वहाँ पर दलित नेता रामसुंदर दास को बिहार में मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ये है कि वो पहले दिन से ही जो उनकी सामाजिक न्याय की जो टर्म जो सामने आया, राजनीति में जो सामाजिक न्याय का टर्म सामने आया, उसके लिए वो सरकार बनने का जब अपनी सरकार बनने का अवसर आया था, तभी से वो उसके लिए वो प्रतिबद्ध हो गए थे। सामाजिक न्याय की राजनीति के लिए उनके मन में प्रतिबद्धता थी, इसीलिए उन्होंने एक तरफ मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की, दूसरी तरफ उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न भी दिया और उनके जयंती पर, बाबा साहब की जयंती पर अवकाश की घोषणा भी की, जिसका श्रेय अब लेने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस ने तो उनको भारत रत्न नहीं मिलने दिया था बाबा साहब को, हमने उनको भारत रत्न दिलाया। उनका कोई योगदान नहीं था। वो पूरी बीपी सिंह की राजनीति को पूरी निरंतरता में देखें तो ये लगता है कि वो बीपी सिंह की अपनी जो अपनी सैद्धांतिक प्रतिबद्धताएं थी, ये उसकी अनिवार्य परिणति थी जो उन्होंने मंडल आयोग के साथ में, और उनको जो है उनको बाबा साहब को भारत रत्न
दिलाने का प्रयास किया। तो इससे ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि चाहे शरद यादव कुछ भी कहें, लेकिन मंडल आयोग की रिपोर्ट जो है उसको लागू करने का फैसला वीपी सिंह का अपना मौलिक फैसला था। वो इन लोगों का कोई मार्गदर्शन नहीं था। और वीपी सिंह तो आखिरी में ये चाहते थे, उन्होंने इस बात के लिए, लालू प्रसाद यादव उनके बहुत समर्थक थे, और उसी दिन से वो उनसे नाराज़ हो गए जब उन्होंने जब वो इस बात की पैरवी कर रहे थे कि लोहिया के विचारों के अनुरूप और बाबा साहब के विचारों के अनुरूप सामाजिक न्याय की राजनीति को जो है वो पूरी तरह से प्रतिफलित करने के लिए प्रधानमंत्री पद पर एक दलित को जो है, एक दलित नेता को लाने का काम सारे प्रगतिशील जो रामो वामो से जुड़े रहे सारे जो प्रगतिशील सोच के लोग हैं वो सब करें। तो इसलिए वो उनके सामने था, जो बहुत अच्छे वक्ता भी थे, रामविलास पासवान जी। और रामविलास पासवान जी ने भी 1977 का चुनाव जेल में रहते हुए जीता था। तो रामविलास, उनका भी एक जुझारूपन और संघर्ष की उनकी क्षमता भी थी। शासन चलाने का भी उनको अनुभव था। तो जब उन्होंने किया तो ये जो जिसकी वजह से आज सामाजिक जो वर्ण व्यवस्था टूट नहीं पा रही, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि पिछड़े भी सवर्ण तो देने को तैयार हैं भी नहीं, लेकिन पिछड़े भी जो है वो भी दलितों को बराबरी का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो और चाहे वो सत्ता में भागीदारी के तौर पे। ये सोच, पिछड़ों की ये सोच, जैसे आज अखिलेश जी में परिवर्तन आया, अखिलेश यादव में, वैसा परिवर्तन पिछले नेताओं की जब सोच में लाया जाएगा, तब ये हो पाएगा कि वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जो एक सशक्त मोर्चे की ज़रूरत है, जिसमें दलित और पिछड़े दोनों शामिल हो, तब ये काम हो पाएगा। तो इसके लिए जब लोहिया के अनुयायी थे, लोहिया के लिए लोहिया के नारों को जो है नारों का अवलंबन करके, और उन्होंने शरद यादव ने राजनीति में जुझारू एक राजनीति भी की थी। तो शरद यादव को चाहिए था कि शरद यादव जो है वो उस समय पर जब गए थे तो वो इस सोच से अलग हट के दिखाते और वो करते कि लोहिया के विचारों के अनुरूप वो बिहार में एक दलित मुख्यमंत्री को बन जाने देते। और उसके बाद में भी जो उन्होंने जो वो भाषण बाद में देते रहे आखिरी समय तक, तो उनकी स्पष्ट रूप से जो है पिछड़ों की वो जातिवादी सोच झलकती थी। जैसा कि मुलायम सिंह ने किया, वो जाति तोड़ों की बात करते थे डॉक्टर लोहिया, और मुलायम सिंह जी ने जीवन आखिरी सांस तक वो डॉक्टर लोहिया को तो का नाम तो लेते रहे कि वो डॉक्टर लोहिया कि वो लोहियावादी हैं, लोहिया के विचारों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने सबसे पहले कहा कि नहीं, पिछले अपनी अपनी जात का गर्व के साथ में नाम लें, मतलब वो अपनी जो जातिगत पहचान बनाए रखें। अब जातिगत पहचान जब बनी रहेगी तो वर्ण व्यवस्था कैसे टूटेगी। तो दोनों ने ही उसके विलोम काम किया, दोनों ने एक तरह से लोहियावाद के सामने एक विपर्यास स्थापित करने का काम किया है, इसलिए ये हुआ। और लोहिया की इस राजनीति को, समाजवादी सिद्धांतों की इस राजनीति को गर्भ में जाता हुआ देखते रहे मधुलिमय और जनेश्वर मिश्र, जिनकी सादगी और ईमानदारी की यानी कितनी चर्चा होती, लेकिन उन्होंने भी जो है तो भी वो बजाय जो है जो वास्तव में परिवर्तन के लिए काम करे, जो परिवर्तन के सूत्रधार बने हुए थे, उनकी जो है उनको जो है उनका समर्थन करने के बजाय वो इन्हीं का समर्थन करते रहे, क्योंकि वो देख रहे थे कि मुलायम सिंह जी को सत्ता बनाने का अवसर मिला। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने समाजवादी क्षेत्र की
जो डाला सीमेंट फैक्ट्री थी उसको डालमिया को बेच दिया, और उसका जब मजदूर विरोध कर रहे थे तो उन पर गोलियाँ चलवा दी। क्या लोहिया जी ने अपनी पहली सरकार ही गिरवा दी थी, क्योंकि उस सरकार को जनता पर गोली चलानी पड़ी थी प्रदर्शनकारियों को। और लोहिया जी का कहना था कि अगर अपनी सरकार अपने लोगों पर गोली, अपनी सरकार की पुलिस अगर अपने लोगों पर गोली चलाने के लिए मजबूर होती तो फिर सरकार को उस पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसी पर उन्होंने 1957 में बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार को गिरवा दिया था। तो ये जो काम किया था ये उनको, मधुलिमा को नज़र नहीं आया था, जनेश्वर में इसको नजर नहीं आया था। और वंशवाद के लोहिया जी इतने ज़्यादा विरोधी थे तो जब वो अखिलेश यादव की झंडी दिखाने का काम गणेश्वर जी ने किया तो उनको याद नहीं आया था कि ये लोहिया जी की हत्या करने के लिए, लोहिया जी के विचारों की हत्या करने के लिए ऐसा करवा कर उनसे ये कहा जा रहा है, उनसे ये काम करवा के। लेकिन उन्होंने तो बड़ा शहर से दिखाई दी, तो इसलिए लोहियाबाद कहीं पे भी तार्किक परिणति पे नहीं पहुंच पाया। वो अपनी मौत मर गया और वो तो केवल एक नाम का एक लोहियाबाद चल रहा है। इसी तरीके से अगर वो देखें, दलित नेतृत्व की तरफ से देखें तो उन्होंने कितना काम किया, बहुजन समाज पार्टी ने कितना काम किया, दलितों ने उनको इतना भूतपूर्व समर्थन दिया। और काशीराम जी के और मायावती के जी का भी शुरू में इसमें प्रयास रहा कि उन्होंने गांव-गांव में जोड़ के बड़ी मेहनत और बड़ी तपस्या करके और वर्ण व्यवस्था से पीड़ित दलितों और पिछड़ों को वो जो है एक सूत्र में बांधने में सफल हुई थी। लेकिन जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाने के बाद में उस रिपोर्ट को लागू करने वाली सरकार को गिराने का षड्यंत्र हो रहा था, और उसमें जो है चंद्रशेखर और देवीलाल मुख्य वक्ता थे। तो काशीराम जी उस मंच पर क्यों पहुंच गए? क्या काशीराम जी को पता नहीं था कि बागपत में जहाँ जाटों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह हुए, वहाँ से चुनाव लड़ते थे, उस बागपत में कभी भी अनुसूचित जाति के लोग मतदान नहीं कर पाए, ये स्थिति थी। इसलिए जब राजनारायण ने चौधरी चरण सिंह के खिलाफ ताल ठोकी और उस समय इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बन चुकी थी, तो उन्हें दलितों के लिए मोबाइल बूथ बनवाने पड़े कि वो घर घर में जाएं, खुद चलित बूथ, और वो जो है वो दलितों को स्वतंत्र रूप से वोट करने की सुविधा मुहैया कराएं, ये करना पड़ा था। तो आप वहाँ दलितों का, आप जाटों का वर्गचरित्र जानती थी और कि या काशीराम जी जानते थे, तो आप वहाँ क्या करने गए थे? और चंद्रशेखर जी कुल मिला के क्या थे? चंद्रशेखर जी एक जो है पूरी तरीके से क्षत्रियवाद की राजनीति करते थे, और क्षत्रियवाद की भी सामंती जो क्षत्रियों की जो सामंती राजनीति उसका पोषण करने का काम करते थे, जो दलितों के को सम्मान देने का, दलितों को बराबरी देने का कभी प्रयास जो चंद्रशेखर के समर्थक थे वो कर ही नहीं सकते थे। तो चंद्रशेखर तो इसलिए, और फिर उसके बाद में उन्होंने भूमि सुधार जब मायावती जी की सरकार लागू करने का, मायावती को अपने दम पर सरकार बनाने का अवसर मिला, तो उन्होंने जो नीतियां लागू की उससे पिछड़े बहुत आहत हुए। यही पिछड़ों के मुझसे छिटक जाने का एक कारण बना, और वो पिछड़ों और दलितों में इतनी बड़ी दरार पैदा करने का माध्यम बनी कि उससे आज जो मनोवस्थावादी आज जो सफल हुए राजनीति में, वो भी जो है ये उसी का परिणाम है, मायावती की और ये जो है तथाकथित लोहियावादियों की राजनीति का, जिन्होंने, और कोई भी परिवर्तन की राजनीति, अब इससे सबक लेना चाहिए भारतीय समाज को कि अगर वो ये चाहता है कि वास्तव में एक परिवर्तन हो, देश में एक नई किस्म का परिवर्तन हो जिससे जड़ता टूटे देश की आगे बढ़ने की, और ये देश वैश्विक प्रतिमानों पर शिखर पर पहुँचे, तो फिर उसे ये भापना होगा कि वो जो है उसे के जो परिवर्तन की राजनीति का जो दावा कर रहे, जो परिवर्तन की राजनीति का नारे लगा रहे, वो निस्वार्थ कितने हैं, उनमें क्या वो किसी
गांधी जी या जयप्रकाश जैसे मार्गदर्शक के उसमें के निर्देशन में क्या उन दलों में काम हो रहा, और यदि या लोहिया जी जैसे प्रकाश स्तंभ के मार्गदर्शन में वो दल और वो नेता क्या 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 काम कर रहे हैं, उनके पास में कोई अब वर्तमान में कोई ऐसा मार्गदर्शक मौजूद है जो सत्ता की दौड़ में शामिल नहीं है, और जो एक निष्कपट तौर पर एक परिवर्तनवादी राजनीति की ज़रूरत देश के लिए समझता है। ये जब तक नहीं होगा, ये देश में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। देश फिर बार बार अतीत की ओर लौटेगा, फिर पीछे की ओर लौटेगा, और प्रतिगामिता इस देश की नीति बनी हुई है और ये बनी रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो समाप्त करने के पहले अपने उन नए दर्शकों से जिन्होंने पहली बार हमारा वीडियो देखा है, उनसे हमेशा की तरह हमें गुजारिश करनी है कि अगर उन्हें ये वीडियो हमारा पसंद आया है और वो चाहते हैं कि हमारे इस चैनल पर हमारा हर नया वीडियो देखें, तो वो पहले तो खुद इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर उसके बाद में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। खुद तो ऐसा करें ही, अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। और जो इसमें बेल आइकॉन है, घंटी की आकृति का बटन है, उसे भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो के बारे में जानकारी उनको हो जाए, ये अभिलाषा उनकी पूरी हो सके। साथ साथ में हमारे पुराने दर्शक जो हमारे चैनल का हर वीडियो देखते हैं, उनकी मेहरबानी के लिए उनका आभार जताते हुए उनसे भी हमारा कहना है कि वो भी अब इस चैनल को और आगे बढ़ाने के लिए अपने परिचितों को, रिश्तेदारों को और मित्रों को और घर के लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि अगर उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आज के वीडियो के बारे में जो कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दर्ज कराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।